वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महिमावती सालेंटोपो, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय काव्य उपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर। बच्चों, आज हम राजकोषीय नीति के बारे में समझेंगे। तो राजकोषीय नीति को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। राजकोषीय या बजट नीति आधुनिक आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। आज प्रत्येक देश अपनी अपनी आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय को वांछित दिशा में समायोजित करने का प्रयास करता है। सार्वजनिक आय एवं व्यय के इस समायोजन को राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। अर्थात हम सरल शब्दों में जानना चाहेंगे तो आय एवं व्यय के बीच में जो समायोजन किया जाता है उसी को राजकोषीय नीति कहा जाता है। यहाँ पर श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार राजकोषीय नीति की परिभाषा दी गई है। राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोकवित्त के विभिन्न तत्व अपने प्राथमिक दायित्वों को पूरा करते हुए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे राजकोषीय नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। विकसित या अविकसित देशों की विकासशील या अविकसित देशों की सबसे प्रमुख जो समस्या होती है वह देश का तेजी के साथ विकास करना, ये प्रमुख समस्या होती है। ऐसे देशों में वित्तीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना होता है। देश में गरीबी फैली रहती है, पूंजी की कमी रहती है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वस्तुओं की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसे देश में निम्न आय, अल्प बचतें, कम विनियोग तथा निम्न उत्पादकता के कारण निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसको तोड़ना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। देश में आय का स्तर कम तथा उपभोग की प्रवृत्ति ऊंची होती है। ऐसी दशा में सरकार कर लगाकर चालू उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करने का प्रयास करती है। तो बचत बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। विकासशील देशों में सरकार नए कर लगाकर पुराने करों की दरों में वृद्धि करके अनुत्पादक व्यय में कमी लाकर सार्वजनिक ऋण लेकर तथा घाटे की वित्त व्यवस्था बनाकर विकास के लिए साधन जुटाने का प्रयास करती है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। अविकसित देश की पहली आवश्यकता तेजी से आर्थिक विकास करने की होती है। सरकार द्वारा करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन, उपभोग, वितरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो सके। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके लिए पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्यमियों को करों में छूट और आर्थिक सहायता दिया जाता है और उन्हें विनियोग हेतु प्रेरित किया जाता है। ये राजकोषीय नीति के उपकरणों का समुचित प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने का भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। तीसरा है साधनों को अनुत्पादक क्षेत्रों से उत्पादक क्षेत्रों की ओर मोड़ना। विकासशील देश में राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए साधनों को मोड़ना है। इसके लिए निजी जो उद्यमकर्ता होते हैं उनको विकास छूट दिया जाता है, करों में छूट दिया जाता है और अनुत्पादक निवेशों पर भारी मात्रा में कर लगाया जाता है ताकि आर्थिक साधनों का अनुत्पादक क्षेत्रों से उसको उत्पादक क्षेत्रों में और सामाजिक दृष्टि से जो वांछनीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर लाया जा सके। चौथा उद्देश्य है स्फीतिजनक प्रभावों को रोकना। विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य स्फीतिजनक प्रभावों को रोकना भी होता है। विकासशील देशों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए सीमित साधनों को जानबूझकर
बड़े पैमाने में निवेश में लगा दिया जाता है। इससे उपभोग वस्तु कम हो जाता है, वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। लोगों को तो रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन शुरू देर से होता है। ऐसा उस समय होता है जब विनियोग दीर्घकालीन परियोजनाओं में लगाए जाते हैं। यहाँ उत्पादन देर से होता है, आयात भी कम होता है, कीमतों में वृद्धि होने लगता है। जब अर्थव्यवस्था में कीमतों में हल्की वृद्धि होती है तो विकास को गति मिलता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में भारी कीमत में वृद्धि होता है तो जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। यह समाज के लिए भी कष्टदायक होता है। ऐसी दशा में राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास किया जाता है। जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को करारोपण के द्वारा कम किया जाता है। अनिवार्य बचत और सार्वजनिक ऋण लेकर उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कर लगाकर और मौद्रिक नीति के द्वारा भी मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास किया जाता है। अगला उद्देश्य है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है। ये जो सार्वजनिक व्यय है दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो है समुद्दीपन व्यय। इसका मतलब ये है कि निजी व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकारी व्यय के द्वारा नई क्रय शक्ति को उत्पन्न करना होता है। दूसरा जो व्यय है क्षतिपूरक व्यय। इसका मतलब ये है कि निजी व्यय की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी बजट में किए गए व्यय के परिवर्तन से है। तो इस तरह सार्वजनिक व्यय के द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने सार्वजनिक निर्माण नीति को स्वीकार किया है। उनका मानना ये है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य से बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और दूसरा जो गौण उद्योग है उन उद्योगों का भी विस्तार होगा। रोजगार मिलने से लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों की जो क्रय शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, जिससे उपभोग व्यय बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और मंदी की दशा समाप्त होने लगेगी। इस संबंध में लीप रैकिंग ने अपना मत व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए यदि सरकार के पास सार्वजनिक निर्माण कार्य की कोई निश्चित योजना नहीं है तो अनुत्पादक कार्य जैसे गड्ढे खुदवाकर उसे पुनः मिट्टी से भरवाने का काम भी किया जा सकता है। तो इस तरह यदि कार्य करवाया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करना। आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति है उसके तहत कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे प्रगतिशील कर लगाकर सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाकर उनके कल्याण में वृद्धि कर सकती है। विलासिता की वस्तुओं पर भारी मात्रा में कर लगाकर उन पर किए जाने वाले व्यय को पूंजीगत क्षेत्रों में निवेश की ओर हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय नीति के माध्यम से एक ओर सरकार संपन्न वर्ग की बचत और निवेश क्षमता को बनाए रख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग के कल्याण में वृद्धि कर सकती है। ये सब राजकोषीय नीति के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम राजकोषीय नीति के उपकरण के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें राजकोषीय नीति के उपकरण में पहला नीति है बजट नीति। बजट नीति के अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति की समस्याओं के समाधान के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है, राजकोषीय नीति जो भी बनाई जाती है वो राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला है बजट नीति। बजट नीति के अंतर्गत सरकार 3 प्रकार के बजट बनाकर मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को रोकने का प्रयास करती है। तो इसमें सबसे पहला है घाटे का बजट। घाटे का बजट मंदी से उत्पन्न समस्या को दूर करने में सक्षम होता है।
जब अर्थव्यवस्था में आय की तुलना में सरकार का व्यय अधिक होता है, सरकार के द्वारा व्यय अधिक किया जाता है, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए सरकार बैंकों से ऋण लेती है या नए नोट को छापती है। घाटे के बजट से सरकार की वास्तविक जो आय होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में गुणक की क्रियाशील होने पर राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाता है, जिससे कुल मांग में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में मंदी के जो दुष्प्रभाव है वो दूर होने लगते हैं। तो इसको हम इस रेखा चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर आय और OY अक्ष पर व्यय को दर्शाया गया है। चित्र में C उपभोग रेखा है, C + I + G उपभोग रेखा विनियोग सरकारी व्यय की बजट पूर्व स्थिति को दर्शाती है। मान लीजिए सार्वजनिक व्यय में डेल्टा G की वृद्धि हुई है, जिसके कारण नई कुल व्यय रेखा G + I + G' हो जाता है। यहाँ रेखा चित्र में देखिए, पहले संतुलन बिंदु E था जो खिसक कर E1 हो जाता है। पहले संतुलन बिंदु E पर आय OY1 था जो अब E1 पर बढ़कर OY2 हो जाती है। रेखा चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि E1B हुई तो आय में वृद्धि Y1 Y2 या EA के बराबर वृद्धि हुई है। अर्थात वास्तविक सार्वजनिक व्यय की तुलना में राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार घाटे के बजट से मंदी को दूर किया जा सकता है। दूसरा हम देखेंगे आधिक्य का बजट। इस नीति का प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति से छुटकारा दिलाने के लिए करती है। हम जानते हैं कि आधिक्य के बजट में सरकारी आय व्यय की तुलना में अधिक होती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार करों की दरों में वृद्धि करती है और व्यय में कमी करती है, तो लोगों की व्यय योग्य जो आय है वो कम हो जाती है, जिससे कुल मांग गिर जाती है और स्फीति नियंत्रण हो जाता है। तो इसको भी हम रेखा चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रेखा चित्र में देखिए, वही है OX अक्ष पर आय और OY अक्ष पर व्यय को लिया गया है। यहाँ प्रारंभिक संतुलन बिंदु E है। यहाँ सार्वजनिक व्यय में कमी होने पर सार्वजनिक व्यय में कमी हुआ है, सरकार के द्वारा कम व्यय किया गया है होने पर कुल व्यय रेखा खिसक कर नीचे आ जाती है, जिसके कारण संतुलन बिंदु E1 हो जाता है। सार्वजनिक व्यय में कमी EB होने पर आय का स्तर OY2 से घटकर OY1 हो गया है। यहाँ आय में Y1 Y2 के बराबर कमी हो गई है, जो व्यय में हुई कमी से अधिक है। इस तरह सार्वजनिक व्यय में थोड़ी कमी से आय में अधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रभावपूर्ण मांग घट जाता है और स्फीति कम किया जाता है। अगला हम देखेंगे संतुलित बजट। संतुलित बजट में हम जानते हैं कि आय और व्यय दोनों एक दूसरे के बराबर रहता है। आजकल सरकार बढ़ते कार्य क्षेत्र के कारण इस बजट की अवधारणा को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि सरकार को आर्थिक विकास के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने का प्रयास करती है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति जब पैदा होती है तो उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा असंतुलित बजट नीति अपनाई जाती है। दूसरा राजकोषीय नीति का उपकरण है सार्वजनिक व्यय। आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके पहले भी हम देखें कि सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला क्षतिपूरक व्यय और दूसरा समुद्दीपन व्यय। तो क्षतिपूरक व्यय के अंतर्गत सरकार निजी निवेश की कमी को पूरा करने के लिए बजट व्यय में कमी वृद्धि उत्पन्न करती है, ताकि निवेश, रोजगार और आय में उच्च स्तर कायम रखा जा सके। क्षतिपूर्ति व्यय नीति के अंतर्गत मंदी काल में तो सरकार सरकारी व्यय में वृद्धि करती है तथा घाटे की नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है। स्फीति काल में सरकारी व्यय को घटाकर न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है।
सार्वजनिक व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार घाटे का बजट बनाकर नए नोट जारी करती है या ऋण का सहारा लेती है, और इस तरह के व्यय लोक निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाते हैं, राहत कार्यों में खर्च किए जाते हैं, ताकि लोगों की आय बढ़ सके, कुल मांग में वृद्धि हो सके और उत्पादन, रोजगार और लोगों की आय में वृद्धि हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत समुद्दीपन व्यय भी किया जाता है। तो समुद्दीपन व्यय या इसको पंप प्राइमिंग व्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्यय से आशय ये है कि सरकारी व्यय में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करके लोगों के हाथों में नई क्रय शक्ति उपलब्ध कराकर निजी निवेश की मात्रा को बढ़ाना होता है। ऐसा सरकारी व्यय आर्थिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा, जो आगे चलकर बिना सरकारी व्यय के स्वयं स्फूर्त होकर अर्थव्यवस्था को स्थिर आर्थिक विकास के पथ पर ले जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मत है कि जिस प्रकार नल या पंप को चालू करने के लिए प्रारंभ में थोड़ा सा पानी डाला जाता है, उसके बाद फिर वह नल निरंतर बहने वाली धारा के रूप में काफ़ी समय तक पानी देता रहता है, ठीक उसी तरह मंदी में सरकार थोड़ा सा धन व्यय कर दे तो उससे आर्थिक जीवन का प्रवाह सरलता से एक लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंप प्राइमिंग व्यय मंदी को दूर करने का एक साधन है, पर ये स्थायी साधन नहीं है, ये एक अस्थायी उपाय है। तीसरा है करारोपण नीति। करारोपण राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है। करारोपण नीति निजी व्यय को प्रभावित करती है, कुल आय और रोजगार को प्रभावित करती है। जब सरकार नया कर लगाती है या पुराने करों की दरों में वृद्धि करती है तो जनता के पास व्यय योग्य आय कम बचती है, उसका उपभोग व्यय घट जाता है और कुल व्यय में कमी आती है। इससे राष्ट्रीय आय और रोजगार में भी कमी आती है। यदि अर्थव्यवस्था में पहले से स्फीति फैली हुई है तब करों की दरों में वृद्धि करने से स्फीति की स्थिति को कम करने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत मंदी की दशा में, मंदी है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसे समय में सरकार नीति में परिवर्तन करती है, उत्पादन कर में कमी कर देती है, जिससे व्यक्तियों के उपभोग व्यय बढ़ेंगे, उत्पादकों और विक्रेताओं की आय बढ़ेगी और वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। चौथा है सार्वजनिक ऋण नीति। आर्थिक दृष्टि से जो देश पिछड़ा हुआ है उन देशों में आय एवं बचत की मात्रा बहुत कम होती है। इन देशों में करारोपण की नीति अधिक सफल नहीं हो पाती है, तो इन देशों में सरकार व्यय की पूर्ति हेतु तो सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है। सार्वजनिक ऋण में सरकार जो जनता से उधार लेती है या अन्य जगह से जो उधार लेती है, कहीं से भी उधार ले सकती है, उसका भुगतान करती है। दोनों बातें इसमें शामिल है। जब सरकार जनता से उधार लेती है तो उसकी क्रय शक्ति उधार के रूप में सरकार के पास चली आती है, जैसा कि करारोपण के समय में होता है। और जब सरकार ऋण का भुगतान करती है तो व्यक्तियों के पास अतिरिक्त क्रय शक्ति आ जाती है और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है। आगे हम देखेंगे राजकोषीय नीति की सीमाएं। ये राजकोषीय नीति की सीमाएं हैं। पहला है लोचपूर्ण कर प्रणाली, अमौद्रिक क्षेत्र। तीसरा है सांख्यिकीय सूचनाओं का अभाव। सांख्यिकीय सूचनाओं के अभाव के अंतर्गत जैसे आय, व्यय, बचत, विनियोग, रोजगार संबंधी जो सही आंकड़े हैं वो प्राप्त नहीं होने के कारण भी राजकोषीय नीति सफल नहीं हो पाता है। देश में अशिक्षा होने के कारण राजकोषीय नीति को सफलतापूर्वक उसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुशल प्रशासन तंत्र की कमी के कारण जो राजकोषीय नीति है वो ईमानदारी से और प्रभावपूर्ण ढंग से ये लागू नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त समन्वय की कमी और निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण भी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सार्वजनिक व्यय अधिक मात्रा में किया जाता है तब जो निजी निवेश है वो कम हो जाता है, निजी निवेश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में संबंध। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों में संबंध है। दोनों नीति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बिना कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। यदि किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों को लेकर चलना होगा। दोनों नीतियों का सहारा लेकर अपने देश का आर्थिक विकास करना होगा। किसी एक नीति के द्वारा देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय जो नीति हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा जब मौद्रिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए नए नोट जारी किया जाता है, इसके अलावा अन्य जो मौद्रिक कारण हैं उन मौद्रिक कारणों के कारण अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो राजकोषीय नीति द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए करारोपण नीति और सार्वजनिक ऋण नीति, संतुलित बजट नीति अपनाकर मुद्रा की मात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन कर में छूट आदि दिया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की दशा होती है, मंदी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, बैंक दर में कमी करके, ब्याज दर में कमी करके मुद्रा प्रसार का प्रयास किया जाता है। और जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति है उसके द्वारा भी अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो राजकोषीय नीति है वो भी मंदी की दशा को दूर करने का प्रयास किया। इसके तहत भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत प्रयास किया जाता है, जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करके, करों की दरों में कमी करके, आर्थिक सहायता द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी एक नीति के द्वारा देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों की सहायता से देश में आर्थिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो दोनों नीति एक दूसरे का सहारा बनती है और देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।